Hello and welcome to Blade Learner. So in this session we are going to cover some previous year question. प्रीलिम्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे बीपीएससी में जो आए हैं, और ये 65th बीपीएससी का होगा, यानी कि पिछले साल 2019 में जो बीपीएससी का प्रीलिम्स लिया गया था, प्राथमिक परीक्षा, उसके इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे, उसके उत्तरों को देखेंगे और पूरा डेप्थ कोर एनालिसिस करेंगे। उससे एक आंसर से हम तकरीबन 10 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड बिफोर यू स्टार्ट दिस वीडियो, make sure you hit the subscribe button, make sure you hit the bell icon button, and you can follow us on the Instagram too. The link is in the description below, and if you want to join our Telegram group, then the link is also in the description below. Now पहला जो क्वेश्चन है हमारा 65th बीपीएससी 2019 प्राथमिक परीक्षा प्रीलिम्स में आया हुआ, और इसमें मैंने क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हैं, एंड एक्सप्लेनेशन आपका इंग्लिश में है, उसको मैं हिंदी में बताता चलूँगा। एंड लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं बनना चाहिए इन द पाथ ऑफ सक्सेस। सो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, हु इस्टेब्लिश्ड द अष्टप्रधान। अष्टप्रधान क्या था पहले ये समझेंगे, और अष्टप्रधान को किसने इस्टेब्लिश करा था। 4 ऑप्शन है हमारे पास, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी, एंड लास्ट हमारा उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। सो पहले देखते हैं आंसर क्या है, देन वी विल मूव टू द एक्सप्लेनेशन। आंसर है शिवाजी। ये जो अष्टप्रधान है, दैट वाज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की काउंसिल हुआ करती थी शिवाजी के साम्राज्य में, छत्रपति शिवाजी के मराठा साम्राज्य में। अब इसका हम पूरा डेप्थ कोर एनालिसिस देखेंगे। तो ये जो मराठा साम्राज्य की हिस्ट्री है, इसकी शुरुआत होती है शिवाजी से। बॉर्न इन 1627 इन शिवनेरी फोर्ट। शिवनेरी फोर्ट उनके दादा को जागीर में मिली हुई थी, तो शिवनेरी फोर्ट में उनका जन्म होता है। एंड जो कुछ चीज़ें इनसे जुड़ी है और जो हमें एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, लाइक इनकी जो परवरिश है वो इनकी माता जीजाबाई के संरक्षण में हुई थी। इनके माता का नाम जीजाबाई एंड फादर और शाहजी। एंड एक चीज़ और आपको जाननी ज़रूरी है, जैसा कि हमने मराठा साम्राज्य का एक अलग लेक्चर लिया था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि मराठा साम्राज्य के बहुत सारे मराठा जो पूरी कल्ट थी, पूरी जो ग्रुप था मराठाओं का, वो डेक्कन सल्तनत में सर्व कर रहा था बहुत भारी मात्रा में, बीजापुर डेक्कन सल्तनत में या अहमदनगर में या बिरार में। तो वो जो मराठा कम्युनिटी थी पूरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात तक फैली हुई, वो डेक्कन सल्तनत में सर्व करती थी। तो शिवाजी ने क्या करा, अपने आप को इस केपेबल बनाया कि वो सबको एक साथ ग्रुप में कर सके, एंड उसके बाद मराठा अंपायर की शुरुआत होती है। तो 1627 में शिवनेरी फोर्ट में उनका जन्म होता है। देन 1-2 क्वेश्चन जो और इनसे पूछे जा सकते हैं, लाइक इनके जो स्पिरिचुअल गुरु थे, इन्होंने रामदास को माना था भक्ति आंदोलन से प्रेरित होकर। एंड जो इनके थ्योरेटिकल गुरु थे, या जो इन्होंने जिनके संरक्षण में इनकी दीक्षा शिक्षा हुई, तो वो दत्ताजी कोडदेव थे। तो इन्होंने इनको जो है नीति सिखाई, एंड इनके एजुकेशन में इनकी माता जीजाबाई का भी बहुत बड़ा हाथ था। और इनका ऑफिशियल कोऑर्डिनेशन होता है। इससे पहले बहुत सारी टसल्स थी, अब जानते हैं अफजल खान के साथ 1659 का टसल। अफजल खान कौन था, बीजापुर के जो सल्तनत थे उनका वो कमांडर था। तो बेसिकली जो इन्होंने अपने एम्बिशंस को फ्यूल करना शुरू करा, मतलब अपने एक्सपेडिशंस शुरू करे, एक्सपेंशन शुरू करा, तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो डेक्कन सल्तनत में, क्योंकि ये ग्रुप कर रहे थे मराठा कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे थे। और क्योंकि डेक्कन सल्तनत में बहुत भारी मात्रा में मराठा कम्युनिटी के लोग एम्प्लॉयड थे, और जब ऐसे ग्रुप्ड हो जाएंगे तो उनको फिर पावर शेयर करना पड़ेगा उस कम्युनिटी के साथ। तो डेक्कन सल्तनत के पास सॉवरेनिटी का खतरा था। तो इन लोगों की शिवाजी से बहुत ज़्यादा टसल होती है। एंड बाद में जो औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी थी, जिसके लिए वो डेक्कन उसको कॉन्कर करना था, एंड बहुत हद तक उसने किया भी, तो उसके लिए भी शिवाजी की दोनों तरफ से आप देखेंगे टसल होती है, डेक्कन सल्तनत से भी एंड औरंगजेब से भी। और ये सब हमने मराठा साम्राज्य की जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो हमने कवर किया हुआ है। सो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हमें याद रखनी है, 1674 का कोरोनेशन, राज्याभिषेक। उस समय किसी नॉन मुस्लिम रूलर का राज्याभिषेक हो रहा, तो वो बहुत बड़ी डील थी, दैट वाज अ बिग डील, और बहुत ही ग्रैंड कोरोनेशन हुआ था, बहुत ही भव्य राज्याभिषेक हुआ था। एंड उसके बाद हमें जो पढ़ना इस क्वेश्चन में, अष्टप्रधान, ये बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। मिनिस्टर्स की काउंसिल थी जो शिवाजी को, छत्रपति वाज द टर्म गिवन टू अम्पेरर, छत्रपति अम्पेरर को बोला जाता था मराठा साम्राज्य में। तो ये छत्रपति को असिस्ट करने के लिए 8 लोगों की टीम थी। एंड हम इसके बाद पूरी की पूरी मराठा क्लैन को भी देखेंगे। सो पहला जो था हमारा पेशवा होते थे सेकंड इन कमांड आफ्टर द छत्रपति। जो सेकंड इन कमांड होते थे किसी भी अफेयर्स में, तो वो पेशवा थे, दैट वाज प्राइम मिनिस्टर आज के टर्म में अगर कहें तो। नेक्स्ट वाज अमात्य, या कहीं कहीं से मजूमदार भी कहा जाता। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि ये अमात्य और मजूमदार, या 2-3 नाम आपको दे देंगे, एक कहीं बाहर से दे देंगे, तो ऐसा पूछा सकता है कि इसमें से कौन से अष्टप्रधान से नहीं बिलोंग करते थे। तो आपको पता रहना जरूरी है, तभी तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे। तो अमात्य
मजूमदार जिन्हें कहा जाता था। तो ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होते थे, जो मराठा साम्राज्य की एक्सपेंडिचर होता था, इनकम होता था, उसको मैनेज करते थे। नेक्स्ट बात सचिव, और इसे सुरनवीस भी कहीं कहीं कहा गया। तो ये रॉयल एडिक्ट्स के इंचार्ज थे। ये क्या होता था, रॉयल एडिक्ट्स क्या होता था, मतलब जो भी फरमान है उसको ड्राफ्ट करना, जो भी रॉयल लेटर्स हैं उनके रिप्लाईज हैं बाहर से जो आए उनको उसको ड्राफ्ट करना। सो दैट वाज द बिजनेस ऑफ सचिव और सुरनवीस। नेक्स्ट बात वकिया नवीस, ये इंटरनल अफेयर्स के मिनिस्टर थे। लाइक इन द मॉडर्न सेंस हम कह सकते हैं होम मिनिस्टर। इंटरनल अफेयर्स में हमें किस किस चीज़ों का ध्यान देना है, जनता को क्या क्या परेशानी है, सो ये सारे जिम्मे जो थे वाकिया नवीस के हवाले थे। नेक्स्ट बात सेनापति। सेनापति कमांडर ऑफ मिलिट्री होता था। कमांडर चीफ तो ऑब्वियसली छत्रपति ही होंगे, लेकिन जो उनके बाद जो कमांडर होता था नेक्स्ट, वो सेनापति होता था। इसकी जिम्मेदारी थी कि आप आर्मी को ऑर्गेनाइज करें, सप्लाई को आप अवेल करें पूरी तरह से, सप्लाई मैनेज करना, आर्मी को ऑर्गेनाइज करना, ट्रेन करना, दैट वाज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेनापति। एंड अगेन लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर ऑफ योर ग्रोथ। मैं आपको हिंदी में भी समझा रहा हूँ, सो आप ये सोच के मत निकलिएगा कि हाँ इंग्लिश में स्लाइड है तो नहीं समझा जा सकता। नेक्स्ट बात दाबीर सुमंत। तो एक दो चीज़ आपको ध्यान रखी जरूरी है। अष्टप्रधान में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी वो पेशवा। देन जो स्ट्रेटजिकल पोस्ट है वो सुमंत होते थे फॉरेन मिनिस्टर्स, यानी कि कहाँ कैसे ट्रीटी हुई है, फॉरेन अफेयर्स क्या क्या है, लाइक किसकी किससे वॉर हो रही है, कहाँ हमें किस तरह की नीति अपनानी है। तो इन सब चीज़ों से जो छत्रपति को अवेयर कराते थे वो सुमंत थे, और कहीं कहीं इनको दबीर नाम से भी इंडिकेट किया गया। तो दबीर, सुमंत और पेशवा, और एक आप कह लें कि अमात्य, ये सब बहुत ही हाईलाइटेड पोस्ट है, तो ऐसा आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट बात न्यायाधीश, ये जुडिशरी के इंचार्ज होते थे। एंड लास्ट जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी थी जुडिशरी को लेके वो तो छत्रपति ही थी। उसके बाद न्यायाधीश ही आते थे, यानी कि सेकंड इन द लाइन, अगर हम जुडिशरी में कहें मतलब न्यायिक प्रणाली में जो सेकंड आते थे वो न्यायाधीश थे। सबसे पहले तो छत्रपति आएंगे, एंड उसके बाद जो जुडिशल अफेयर्स के मैनेजर थे वो न्यायाधीश। एंड उसके बाद पंडित राव, ये क्या था, ये रिलीजियस अफेयर्स के इंचार्ज थे। ये मिनिस्टर थे रिलीजियस अफेयर्स के, यानी कि सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाए, रिलीजियस अफेयर्स को कैसे मैनेज किया जाए, यानी कि क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। तो आप देखेंगे कि डेक्कन सल्तनत के टाइम में भी या दिल्ली सल्तनत के टाइम में भी इवन आप देखेंगे कि अलग से रिलीजियस अफेयर्स के लिए अलग से मिनिस्ट्री होती थी। तो इसको, क्योंकि इसका काम था कि हम कहाँ क्या गलत करना है, ताकि ये जो डाइवर्सिफिकेशन है इसको हम सही से मैनेज कर पाएँ, नहीं तो ये बहुत बड़े रेवेलियन में तब्दील हो सकती है। नेक्स्ट यू कैन सी द पिक्चर ऑफ छत्रपति शिवाजी, एंड ये हमने ट्री बनाया है। तो मराठा साम्राज्य की शुरुआत होती है शिवाजी से। 1674 में इनका कोरोनेशन किया जाता है रायगढ़ फोर्ट के बाद। और कुछ कुछ जो ट्रीटीज़ हैं इनसे रिलेटेड, पुरंदर की संधि है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ये बेसिकली इनके और जयसिंह के बीच हुई थी, जिसके तहत इनको एज ए मुगल सर्विसमैन इंक्लूड करा गया था। लेकिन बाद में वो फिर जब जाते हैं मुगल कोर्ट, वहाँ इनकी इंसल्ट होती है, लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, तो ये वहाँ बगावत करते हैं, फिर इनको प्रिजन कर दिया जाता है, फिर वहाँ से एस्केप करके आते हैं और 1674 में ये कोरोनेशन होता है इनका। सो पुरंदर की संधि आपको याद रखना, अफजल खान का टशल याद रखना 1659 का, तो ये सब आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट बात दत्ताजी कौंडेव कौन थे, इनके स्पिरिचुअल लीडर कौन थे, जैसे स्वामी रामदास हो गया। तो ऐसा करके आप ऐसे ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ट्री हम देख लेते हैं, मराठा ट्री। शिवाजी के बाद संभाजी, जो उनके अच्छा एक चीज़ और कि मराठा कम्युनिटी को पूरे ग्रुप करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, या आप कह लें कि एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, कोलैबोरेट करवाने के लिए इन्होंने क्या करा था, सबसे बेहतरीन जो इन्होंने तरीका अपनाया था वो था मैट्रीमोनियल अलायंस, समवॉट, जो कि अकबर ने भी अपनाया था राजपूताना के संदर्भ में। तो इन्होंने भी सेम चीज़ें करी, मैट्रीमोनियल अलायंस किए डिफरेंट मराठा सरदार्स के साथ, ताकि डिफरेंसेस दूर हो पाए, कास्टिज्म से जो रिलेटेड थे या बाकी जो क्लास से जो डिफरेंसेस उत्पन्न हो गए थे एक ही मराठा कम्युनिटी के बीच, डिफरेंट क्लासेस के बीच, तो उसको कम कैसे किया जाए, तो थ्रू मैट्रीमोनियल अलायंस। तो ये बहुत ज़्यादा इनकी 20 से ऊपर क्वींस थी, और उसी में से जो एक क्वीन थी संभाजी उससे निकलते हैं और इनका कोरोनेशन होता है फिर, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने फादर को हेल्प भी करा था, असिस्ट भी करा था। अपने फादर के साथ जाते थे अलग अलग तरह के कैंपेन पे, चाहे वो मुगलों के खिलाफ हो या जयपुर के खिलाफ हो या डेक्कन सल्तनत के खिलाफ हो। तो इनको एक्सपीरियंस भी था और ये इनके पास मास सपोर्ट भी था, तो इनको गद्दी पे बिठाया जाता है शिवाजी के डेथ के बाद, और 6 साल ही तकरीबन रूल कर पाते, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, अनटाइमली डेथ शिवाजी की। देर उसका संभाजी को गद्दी बिठाया जाता है। लेकिन संभाजी, चूँकि मैंने बताया आपको कि 20 से ऊपर रानियाँ हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एक थ्रोन के लिए कितने ज़्यादा कंटेंडर होंगे, कितने ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे एक ही थ्रोन के लिए, तो आप समझ सकते हैं। तो इससे क्या हुई, षड्यंत्रों का सिलसिला शुरू होता है, और ये षड्यंत्रों ने संभाजी को मुगल कैप्चर में ढकेल दिया और वहाँ उनको टॉर्चर करके मार दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। देन उसके बाद जो शिवाजी के दूसरी क्वीन से लड़के थे राजा राम, सोड़ाबाई से लड़के थे राजा राम, तो उनको बिठाया जाता है। एंड यहाँ से एक अलग कहानी शुरू होगी। राजा राम बेसिकली दूसरे क्वीन से हैं, उनके बाद अब संभाजी को तो मार दिया गया है, और उनके जो लड़के हैं छत्रपति जो आगे बनने वाले थे शाहू, तो वो शाहू को क्या किया औरंगजेब ने, उनको भी कैप्चर बना लिया है उनकी मदर के साथ।
तो और ये भी फैमिली कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, ये सब पारिवारिक षड्यंत्र थे। तो राजा राम शासन करते हैं। उसके बाद राजा राम के लड़के शिवाजी सेकंड, चूँकि माइनर होते हैं तो उनकी माता ताराबाई का नाम बहुत आता है, तो आपको शिवाजी सेकंड के साथ ताराबाई का भी नाम याद रखना है, क्योंकि उनके वो रीजेंट थी, वो माइनर थे। राजा राम की डेथ अनटाइमली हो गई थी, बहुत जल्दी हो गई थी, तो आपको ये शिवाजी सेकंड के साथ ताराबाई का भी नाम याद रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि बहादुर शाह फर्स्ट क्या करते हैं, जो पहले लेटर मुगल्स की सीरीज़ में पहले हमारे पास शासक हैं औरंगज़ेब के बाद जो पहला आता है बहादुर शाह, उन्होंने क्या करा कि शाहू को रिलीज़ करा 2 मोटिव से, कि हम बड़ी मात्रा में मराठा कम्युनिटी का सपोर्ट जीतेंगे कि हमने उनके प्रिंस को रिलीज़ किया है। दूसरी चीज़ कि शाहू जब रिलीज़ होकर जाएंगे तो वो उस थ्रोन पे क्लेम करेंगे जिस थ्रोन पे शिवाजी सेकंड पहले से बैठा हुआ है, और शाहू के पास भी कुछ मास सपोर्ट है, शिवाजी सेकंड के पास भी कुछ मास सपोर्ट है। तो इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा और सिविल क्राइसिस होगा। तो ये हुआ भी बहुत हद तक, लेकिन थैंकफुली ये ओवरकम कर लिया गया और शाहू लास्ट में विनर बन के उभरते हैं। लेकिन उसके बाद शिवाजी सेकंड के बाद जो ये सिविल क्राइसिस होता है, तो शाहू जब विनर बन के उभरते हैं तो सताड़ा जो उनकी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था भोसले क्लैन का, शिवाजी भोसले क्लैन से आते हैं, तो ये जो शाहू थे वो सताड़ा से रूल करते हैं। इसका स्प्लिट हो जाता है भोसले क्लैन में। एक जो क्लैन थी वो शिवाजी सेकंड वाली, वो कोल्हापुर चली जाती है, यानी कि ताराबाई अपने लड़के को लेकर कोल्हापुर चली जाती है, बोलती है हम वहाँ से रूल करेंगे। एंड शाहू सताड़ा में रह जाते हैं, वो वहाँ से रूल होता है। तो आप देखें कि जो मेजर कंसर्न था मराठा अंपायर को वो सताड़ा से ही था, कोल्हापुर तो बस नॉमिनली रूल किया जा रहा था। लेकिन बाद में इन दोनों को एक कर दिया जाता है, ट्रीटी ऑफ वरना होता है, आपको याद रखना ज़रूरी है। एंड जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये प्री रिक्विसाइट है आपके लिए, ये आपको करना ही पड़ेगा कि आप पेन कॉपी लेकर बैठे हो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें नोट करते जाएँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें मैं स्लाइड में ही उपलब्ध करा दूंगा, आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। सो ये जो स्प्लिट हुआ शिवाजी सेकंड के बाद, कि शिवाजी सेकंड कोल्हापुर चले जाते हैं, शाहू जो कि ओरिजिनल संभाजी के लड़के थे तो वो सताड़ा से रूल करते हैं। तो ये हुआ था और सिविल क्राइसिस आता है, तो इसके साथ स्प्लिट हो जाता है मराठा फैमिली में, भोसले फैमिली में। तो ये एक फैमिली कोल्हापुर में चली जाती है, एक फैमिली सताड़ा में। तो जो मेजर रूल था वो सताड़ा से ही किया रहा था, यानी कि पेशवाई का जो डोमिनेंस स्थापित होगा इसके बाद। बालाजी विश्वनाथ जिन्होंने कि शाहू की बहुत हेल्प करी थी सिविल वॉर में, थ्रोन को असेंड करने में, थ्रोन पर चढ़ने में, गद्दी पाने में, तो बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया जाता है। देन उसके बाद पेशवाई का सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद छत्रपति के बारे में पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उसके बाद पेशवाओं का सिलसिला शुरू होने होगा और बालाजी विश्वनाथ आएंगे, बाजीराव आएंगे, देन बाजीराव आएंगे और उसके बाद माधवराव आएंगे। तो ऐसे ऐसे आपको पेशवा के बारे में पढ़ना है। एंड हमने सारे पेशवा को कवर करा हुआ, हमने मराठा साम्राज्य की पूरी की पूरी हिस्ट्री बनाई हुई है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ये आई बटन में आपके पास वो आ जाएगी प्लेलिस्ट। और एक चीज़ और इस प्रधान के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसमें न्यायाधीश और पंडित राव छोड़ के ऊपर के जो छः थे, चाहे वो सुमंत हो गए, सेनापति, वक्यानेवी, समत्य, सचिव या पेशवा, इन बाकी 6 लोग आमतौर पे एक्सपेडिशन में असिस्ट करते थे, आमतौर पे एक्सपेडिशन में भाग लेते थे। मतलब युद्धों में इन न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़ के बाकी के 6 लोग भाग लेते थे, और ये न्यायाधीश और पंडित राव इनके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, और ये ऑफन भाग लेते भी नहीं थे युद्धों में। सो हमने यहाँ पूरी की पूरी मराठा हिस्ट्री को एक ब्रीफ वे में देखा, कैसे पूरी की पूरी ट्री को हमने देखा, मराठा साम्राज्य की जो ट्री थी, एंड प्रधान के बारे में जाना, शिवाजी की हिस्ट्री को जाना। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स? दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करा? नहरों का निर्माण कब किया जाएगा? जब कोई सुल्तान एग्रीकल्चर को लेके या अर्बन प्लानिंग को लेके अवेयर होगा। तो ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोधी, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपको पहले इस क्वेश्चन का आंसर पता करेंगे, देन एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फिरोज शाह तुगलक। इसको क्रेडिट दिया जाता है कि इस दिल्ली के इस सुल्तान ने अपने शासनकाल में बहुत ज़्यादा नहरें बनवाई। क्यों बनवाई ये भी हम देखेंगे, रीज़न भी देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक को भी देखेंगे। तो पहले ब्रीफ ले लेते हैं दिल्ली सल्तनत का। मोहम्मद गोरी आता है, बैटल ऑफ तराइन, 2 बैटल होती है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। उसके बाद मोहम्मद गोरी अपने स्लेव को कुतुबुद्दीन ऐबक, ममलूक तुर्क्स, तो वो जो स्लेव है उनको बिठाता है, और वो स्लेव्स बाद में 1206 के बाद ऑफिशियली एक स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन लीड करेंगे आधिकारिक तौर पर। एंड उसके बाद दिल्ली सल्तनत का एरा शुरू होगा। ये तकरीबन 320 सालों तक आप देखेंगे चला है, 1206 से 1526। 1526 में जाके इसका खात्मा हो जाता है बाबर के इन्वेजन के बाद, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद। तो पहली जो हमारे पास डायनेस्टी है जिसकी फाउंडेशन कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी,
स्लेव डायनेस्टी उसमें इल्तुतमिश आते हैं। रजिया सुल्तान भी उसी डायनेस्टी की है, बलबन भी उसी डायनेस्टी का है। नेक्स्ट वाज खिलजी डायनेस्टी, इसको इस्टेब्लिश किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। इसमें अलाउद्दीन खिलजी आएगा, और ये मलिक कफूर जिसको कि मूवी में भी आपने देखा होगा, वो भी इसी डायनेस्टी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज तुगलक डायनेस्टी, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी स्थापना करी थी गाजी मलिक नाम के एक नोबेल ने, जो कि बाद में गयासुद्दीन तुगलक नाम से जाना जाता है। एंड इंग्लिश में अगर इसको प्रोनाउंस किया जाए तो गयासुद्दीन तुगलक। तो ये अरबिक प्रोनाउंसिएशन है, तो आपको हिंदी में अगर लिखना है या पढ़ना है तो गयासुद्दीन तुगलक आप कह सकते हैं। नेक्स्ट बात सैयद डायनेस्टी, इसकी स्थापना खिज़र खां करते हैं। बहुत कम टाइम स्पैन तक ये रहती है, तकरीबन 35-37 सालों तक। तो कोई ज़्यादा डेवलपमेंट इस टाइम में नहीं हुई, लेकिन फिर भी दिल्ली सल्तनत का एरा है तो हम इसको याद रखेंगे। और सबसे लास्ट जो थी अफ़गानों की डायनेस्टी, वो है लोधी डायनेस्टी, लोधी। एंड इसी लोधी डायनेस्टी में सिकंदर लोधी आते हैं, बहलोल लोधी जिन्होंने की फाउंडेशन रखी थी, और लास्ट में इब्राहिम लोधी आते हैं। इसके बाद जो है उसका कल्बिनेशन हो जाता है दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाएगा, बाबर आएगा और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी की हार होगी एंड मुगल एम्पायर का फाउंडेशन लेट करा जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फिरोज शाह तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी डायनेस्टी ने। और इन पांचों दिल्ली सल्तनत की जितनी भी पांचों डायनेस्टी थी, उसमें सबसे ज़्यादा वक्त तक अगर किसी ने रूल करा तो वो तुगलक डायनेस्टी थी। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 94 ईयर्स तक वो रूल करते हैं। एंड सबसे कम सैयद डायनेस्टी ने किया था 37 साल, और ये बहुत ही कमज़ोर सत्ता थी। तो तुगलक डायनेस्टी की फाउंडेशन लेट की जाती है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 में। बेसिकली नोबेल था, गाजी मलिक इसका नाम था, और बाद में इसने जब ये सुल्तान बनता तो गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि लेता। तो गाजी मलिक नाम से आप भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछ दे कि गाजी मलिक ने किस डायनेस्टी की शुरुआत करी थी, तो आप कह सकते हैं कि तुगलक डायनेस्टी, या गाजी मलिक का किस सल्तनत से संबंध था, तो यू कैन से एज आंसर की तुगलक डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत। तो गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक हम कहें, उसके बाद जो शासक आता है दिल्ली सल्तनत पे, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। और अगर हम शायद कहें तुगलक डायनेस्टी में ये सबसे फेमस था बिकॉज ऑफ हिज मिसगाइडेड पॉलिसीज़ एंड फेलियर्स। तो ये भी गलत नहीं हुआ, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही एक तरह से फाउंडेशन रख दी थी, जिसके तहत आगे चल के देखेंगे दिल्ली सल्तनत का खात्मा होता है, और बहुत सारी अलग अलग सल्तनत दक्षिण भारत में आप देखेंगे डेक्कन सल्तनत उभर के आती है, उससे पहले बमनी एम्पायर उभर के आता, तो वो भी इसी के टाइम में आएगा, विजयनगर एम्पायर। और लास्ट में जब दिल्ली सल्तनत का कल्मिनेशन होता है, उसका जब डायल्यूशन होगा, तो देखेंगे एक तरफ बंगाल सल्तनत आएगी एंड दूसरी तरफ गुजरात सल्तनत, जिसमें कि बहादुर शाह आते हैं, या अहमद शाह जिन्होंने कि अहमदाबाद की स्थापना करी थी। और यही बहादुर शाह से तो हुमायूं लड़ रहे थे, इसी बहादुर शाह से तो हुमायूं लड़ रहे थे। मेवाड़ की रानी बुलाती है तो जाते हुमायूं, ठीक है, इसी बहादुर शाह से लड़ने ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है इसका, हमको इसके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। अगर तुगलक डायनेस्टी को पढ़ना है तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानना पड़ेगा। मोहम्मद बिन तुगलक को एक बहुत ही बड़ी विरासत मिली थी, बहुत बड़ा साम्राज्य। आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी पहला वो शासक था दिल्ली सल्तनत का, और पहला वो मुस्लिम शासक था जिसने कि डेक्कन में अपने पाँव फैलाया। डेक्कन को जिसने क्रॉस करा, मलिक कफूर को भेजा था एक्सपेडिशन के लिए, मलिक कफूर को भेजा था कैंपेन के लिए, और बहुत हद तक सक्सेस भी मिलती है डेक्कन में। तो डेक्कन के एरिया तक पहुँच गया अभी तक दिल्ली सल्तनत। आप देख सकते हैं डेक्कन, ये इलाका पड़ता है डेक्कन, जहाँ की अब बहमनी एम्पायर आगे आएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। तो डेक्कन में जब अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत हद तक कंट्रोल पा लिया, तो उसके बाद तुगलक वंश का जब शासन शुरू होगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत सारी चीज़ें विरासत में मिल जाएगी, इतनी बड़ी टेरिटरी और इतनी बड़ी आर्मी। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहली गलती क्या करते हैं, दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करते हैं। दौलताबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में एक जगह है देवगिरी, जहाँ पे देखेंगे कि मिडावल लड़ा में यादव डायनेस्टी हुई है, देवगिरी के यादव्स। तो वहाँ से उसी के बगल में पड़ती है एक सिटी दौलताबाद, बसाई गई थी तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, दौलताबाद नाम की सिटी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि दौलताबाद नाम की सिटी किसने बसाई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट की, उससे हुआ क्या, बहुत ही भारी मात्रा में एनार्की क्रिएट हो गई, कुव्यवस्था। होता क्या है, जब कैपिटल आप शिफ्ट करेंगे एंड प्रॉपर आप प्लानिंग से नहीं करेंगे, लाइक कैपिटल जब आपने शिफ्ट कराओ, देखो कहाँ दिल्ली है और कहाँ पे आप देखें कि महाराष्ट्र है, देवगिरी है, तो इतने दूर का उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, एंड उस समय इतनी दूर की यात्रा सिक्योर भी नहीं मानी जाती थी, सेफ भी नहीं मानी जाती थी, क्योंकि बहुत सारे डकैत्स होते थे या ठग्स होते थे, या रास्ते में कुछ बैड एलिमेंट्स होते थे जो कि तैयार थे कि डकैती हो सकती है आपके साथ, या यू विल बी रॉब्ड, तो आपको छीना भी जा सकता है, आपके जो भी इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स हो गए, आभूषण हो गए, उन सबको छीन लिया जा सकता है। तो ये सब तो किसी नॉर्मल आदमी के वश की बात थी नहीं। तो कुछ नोबेलिटी को लेके, कुछ आर्मी को लेके वो दिल्ली से दौलताबाद आ जाते हैं, और भारी मात्रा में जो उनकी पॉपुलेशन थी, नेटिव पॉपुलेशन जिसके वो सुल्तान है, वो दिल्ली में ही है। तो आप समझ सकते हैं किस कदर तक एनार्की वहाँ पे छाई होगी। मतलब जो वहाँ मासेस थी, पॉपुलेशन थी, जो जनता थी, प्रजा थी, वो इतनी त्रस्त हो गई थी कि मोहम्मद बिन तुगलक को पत्र आते थे, और उस पत्र में उनके बारे में
बहुत ही अपशब्द लिखे होते थे। तो ये सब, और मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज़्यादा ब्रूटल शासक भी था। तो एक तो पहली गलती तो दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करना, और ये कैपिटल शिफ्ट करना गलती नहीं थी, एक्चुअली रॉन्ग प्लानिंग, जैसे कि आप पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बिल्ड कर पाए, और पूरा का पूरा जो आपका मास सब्जेक्ट था वो अगर दौलताबाद नहीं आ पाया तो आप कैसे एम्पायर चला रहा है। उनका ये मोटिव था कि हम देवगिरी के पास आएंगे, दौलताबाद सिटी पास आएँ, क्योंकि हमें दक्कन पे कंट्रोल चाहिए, दक्कन में हमें कंट्रोल चाहिए, क्योंकि दक्कन बहुत ही प्रिकैरियस इलाका है, दक्कन बहुत ही क्रिटिकल इलाका है, तो यहाँ पे कंट्रोल चाहिए, इसीलिए महाराष्ट्र में कैपिटल शिफ्ट कर रहा है। और यही सेम गलती आगे चल के देखें कि औरंगजेब ने करी, उसने भी यही करा ना। डेक्कन वॉर में जब इन्वॉल्व था तो वो भी दिल्ली से नहीं, उस समय औरंगाबाद से शासन चल रहा था, डेक्कन से शासन चल रहा था, पूरी की पूरी नोबल्टी, बहुत बड़े ऑफिशियल सब वहाँ जाके कैंप लगते थे, क्वीन सब के लिए कैंप लगता था, मतलब वॉर्स भी होंगे, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी डेक्कन से चलेगा। तो ये तो एनार्की का सिचुएशन क्रिएट करेंगी, दिल्ली में जनता परेशान होंगी, और इससे क्या होगा कि आपका जो जनता में आपकी बिलीफ है वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, करेंसी क्राइसिस। इससे पहले जो सिल्वर की करेंसी यूज़ करी जाती थी, सिल्वर का अचानक से शॉर्टेज हो गया वर्ल्ड वाइड। जब सिल्वर का शॉर्टेज होता है वर्ल्ड वाइड, तो अब करेंसी किस में छापी जाए, तो ये डिसीजन लिया गया कि हम कॉपर में करेंसी छापेंगे। कॉपर में जब करेंसी छापा गया, तो उस समय जैसा अभी हमारे पास एपेक्स बॉडी है, एक शीर्ष संस्था है आरबीआई के रूप में, तो उस समय ऐसा तो कोई था नहीं जो करेंसी की मॉनिटरिंग कर सके, उसको पूरा देख सके कि कैसे क्या इसकी मिंटिंग हो रही है, कैसे छापा जा रहा है, कहीं इसका कोई डुप्लीकेट करेंसी तो नहीं बना रहा है, कहीं इसकी डुप्लीकेटिंग तो नहीं की जा रही है, कहीं इसकी मतलब आप कह सकते हैं डुप्लीकेट मिंटिंग, कॉइन बनाने को कॉइन मिंटिंग बोलते हैं, तो ये तो नहीं की जा रही है। तो लेकिन उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय तो थी नहीं, अभी तो आरबीआई ना, या अदर कंट्रीज़ में उनके सेंट्रल बैंक्स होते हैं, तो उस समय तो ये थी नहीं। तो क्या होता था ना कि वो जो टोकन करेंसी थी या कॉपर करेंसी कह लें, उसको मिंट करना, उसको डुप्लीकेट करना बहुत आसान था, यानी कि उसको उसके तरह की डुप्लीकेट करेंसी बनानी बहुत आसान थी। तो लोग बहुत ही भारी मात्रा में डुप्लीकेट करेंसी बनाने लगे, और चूंकि दिल्ली सल्तनत का प्रभाव बहुत बड़ा था, तो बहुत ज़्यादा इलाकों में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वो दिल्ली सल्तनत की करेंसी यूज़ करी जाती थी। तो आप सोचें कि एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन का, तो उसका एक पीछे रीज़न है कि जब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, कैश हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इन्फ्लेशन होता है। यानी कि कैश अगर बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास सेम प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही भारी डिमांड आएगी, सेम प्रोडक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की डिमांड आएगी। मतलब जब आदमी के पास कैश ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा बोली लगाने को तैयार है। तो ज़्यादा मनी से क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा, यानी कि सामानों के दाम ऊपर भागेंगे, सामानों के दाम बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा कि वापस से जनता को सफ़र करना पड़ेगा। इसका रूट्स कहाँ कनेक्टेड था, करेंसी की डुप्लीकेटिंग में। करेंसी जो दोबारा उसी नकली करेंसी छापी जा रही थी, तो उसको कोई कंट्रोल करने वाली बॉडी तो थी नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो इतना अच्छा रिफॉर्मेशन किया नहीं था अपने इकोनॉमिक्स में, तो इससे इन्फ्लेशन हो गया करेंसी के डुप्लीकेटिंग करने से। और भारी मात्रा में जब इन्फ्लेशन हुआ तो दिल्ली की जनता वैसे ही परेशान है एनआरकी से, क्योंकि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा नहीं जा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली दिल्ली की प्रॉब्लम्स को दौलताबाद से कैसे रिजॉल्व करा जाएगा। और उस समय कोई जीमेल वीमेल था नहीं, एफबी वेबी थी नहीं कि अब तुरंत बैठे, और तुरंत कम्युनिकेशन भी बहुत स्लो हुआ होगा, पोस्टल टेलीग्राफ कुछ भी नहीं था उस समय। तो तीसरी जो चीज़ है, और ये सब आत्मघाती नीतियों के चलते क्या होता है, बहुत सारे जो रीजनल पावर्स है उनको अपनी ऑटोनॉमी असर्ट करने का मौका मिलता है, उनको अपने लिए एक किंगडम निकालने का मौका मिलता है, किंगडम कार्व आउट करने का, बनाने का मौका मिलता है। तो देखेंगे कि 2 किंगडम बनेंगे नीचे साउथ इंडिया में। बहमनी किंगडम, ये शिया किंगडम था, शिया मुस्लिमों का डोमिनेटेड था, और यही बहमनी किंगडम आगे चल के डेक्कन सल्तनत में स्प्लिट हो जाएगा। 5 डेक्कन सल्तनत, बेसिकली बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बेरार, बीदर, और नीचे विजयनगर एम्पायर। तो 4 डायनेस्टी आएगी विजयनगर एम्पायर में। तो बहुत ही भीषण विजयनगर एम्पायर पूरा कोरोमंडल और मालाबार कोस्ट को घेरता हुआ, और बहुत ही धनी, बहुत ही प्रॉस्पेरस एम्पायर था विजयनगर। हम्पी की सिटी बसाई जाती है, वर्ल्ड क्लास सिटी। उस समय कहा जाता है कि हम्पी उस समय पूरे वर्ल्ड की बहुत ही धनाढ़ सिटी में से आता था। तो जो विभिन्न ट्रैवलर्स आए और फरिश्ता जो हैं दिक्कत सल्तनत के जो इतिहासकार हैं एक, तो वो भी बताते हैं कि विजयनगर एम्पायर बहुत ही भव्य एम्पायर था, और हम्पी की सिटी बहुत ही भव्य थी। लेकिन बैटल ऑफ तालीकोटा होता है 1565 में। आपको ये सब याद रखनी ज़रूरी है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा होगा, इसके बाद विजयनगर एम्पायर का फॉल हो जाएगा, और उसके बाद हम्पी की सिटी को लूटा जाएगा, भारी प्लंडरिंग होती है, तो पूरा का पूरा सिटी नाश हो जाता है। सो ये मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम हुआ। बहमनी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर, अलग अलग एम्पायर जो बनते हैं उनका अलग अलग जो एम्पायर का फॉर्मेशन होता है, ये इसी के टाइम में हुआ। देन जो दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करेगी वो भी इसके टाइम में, करेंसी क्राइसिस भी इसके टाइम में। तो इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, इसको जाना जाता है इसके कैनाल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसने बहुत सारी सिटीज़ का चेन बनाया था। लाइक फिरोज शाह कोटला दिल्ली में एक सिटी थी, बाद में उस सिटी को इन्वेजन्स द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। अलग अलग इन्वेजन्स हुए, लाइक तिमूर का भी इन्वेजन होगा कुछ ही दिनों में 1398 के आसपास।
तो ये और भी इसने बहुत सारी सिटीज़ बसाई थी, जैसा फिरोज़ाबाद है, आजकल चूड़ी के उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट जौनपुर यूपी का सिटी, हिसार हरियाणा, फतेहाबाद थी एक सिटी इसके बेटे के नाम पे। तो और इसने इसको इरिगेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, यानी कि इसको पता था कि एग्रीकल्चर में अगर इंप्रूवमेंट करना है, एंड एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू तो हमारा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से हम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाते थे। तो अगर उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, पैसा कमाना है, तो हमें एग्रीकल्चर को इंप्रूव करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, सिंचाई व्यवस्था अपनी दुरुस्त करनी चाहिए। इसके तहत क्या हो, सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने से क्या होगा, एक तो एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट होगा, एंड नेक्स्ट जो हम इतनी बड़ी अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं उसमें हमें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि अर्बन प्लानिंग में वाटर की अवेलेबिलिटी एक बहुत ही मेजर कंसर्न होती है, बहुत ही मेजर दिक्कत एक वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। तो इसको इसने रिजॉल्व करने की कोशिश की, इसीलिए इसे कंस्ट्रक्टर ऑफ कैनाल्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। दीवान खैरात, दीवान खैरात एक डिपार्टमेंट था जिसमें कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। दीवान खैरात में क्या करते थे कि वो डिपार्टमेंट था, मतलब जो भी पुअर गर्ल्स हैं जिनके फादर अफोर्ड नहीं कर सकते थे अपने पैसे से मैरिज करवाना उनका, तो वो इस ये जो डिपार्टमेंट है उनके मैरिज की फंडिंग करती थी, इस डिपार्टमेंट द्वारा उनकी शादियाँ कराई जाती थी। और अगर फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाए, अगर ओवरव्यू लिया जाए, तो ये बहुत ही टॉलरेंट था एंड बहुत ही लीनियंट भी था। तो इसी फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगा थ्रोन को लेकर, एंड उसके बाद देखेंगे कि फॉल होना शुरू होता है। और लास्ट में जब नसीरुद्दीन शाह तुगलक के टाइम में तिमूर आएगा 1398 में, और तिमूर का इन्वेजन पूरी दिल्ली को तहस नहस करके जाता है। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी का फॉल हो जाता है। देन तुगलक डायनेस्टी वाज सक्सीडेड बाय सैयद डायनेस्टी, और इसके बाद लोधी डायनेस्टी आती है। सो इसमें हमने पहले जाना कि कौन कौन से दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से डायनेस्टी ने रूल किया, कौन कौन से उसके फाउंडर्स थे। देन तुगलक डायनेस्टी के बारे में जाना, मोहम्मद बिन तुगलक के एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई उसके बारे में जाना, फिरोज शाह तुगलक के बारे में जाना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल कहाँ है आप देखेंगे, बे ऑफ बंगाल हमें सेपरेट करता है साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया को। तो बे ऑफ बंगाल में पायरेसी के लिए समुद्री डकैती हेतु, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। हुगली एक सिटी है तो बंगाल में, तो उसका उपयोग समुद्री डकैती हेतु कौन करते थे। इसमें से हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ के, लाइक कि डच करते थे या फ्रेंच करते थे कि पुर्तगाली करते थे या अंग्रेज़ करते थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हमें पहले आंसर देखना है इसका, देन वी विल मूव ऑन टू आवर एक्सप्लेनेशन। आंसर क्या है, पोर्चुगीज़। अब पढ़ते हैं हम एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। यूरोपियंस का सिलसिला कैसे शुरू होता है। तो यूरोपियन सबसे पहले जो आए पोर्चुगीज़, एंड ये यूरोपियन का सिलसिला आने का शुरू होता है पोर्चुगीज़ से ही, क्योंकि पोर्चुगीज़ के पास वो एडवेंचर करने की वो झील थी, उत्साह था इनके पास। एक इनके राजा होते हैं हेनरी, उनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था शिप बिल्डिंग को लेके कि कैसे हम अटलांटिक में शिप उतारें और कैसे हम इंडीज़ की तरफ जाएं। इंडीज़ मतलब जो ओरिएंटल वर्ल्ड है, ओरिएंटल एक वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको जाननी ज़रूरी है। ओरिएंटल मीन्स जो पूर्वी वर्ल्ड है, जैसे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न होता है, तो ईस्टर्न को आप अदर वर्ड में ओरिएंटल भी कह सकते हैं। तो ओरिएंटल वर्ल्ड में यानी कि इंडीज़ में जाने के लिए सबकी होड़ लगी हुई थी, क्योंकि सबको लगा था। और उस समय बहुत सारी जो ट्रैवलर्स थे, मार्को पोलो हो गए और जो ऑटोमन्स का उस समय सिलसिला शुरू हुआ था, तो उन सब ने बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया था इंडियन ट्रेड के थ्रू। इजिप्टियन ट्रेडर्स कमाते हैं, एंड ये बात सत्य है क्योंकि उस समय इंडिया जो था, इंडिया बहुत ही बड़ा मार्केट था, एंड बहुत ही उस समय जो 3 मेजर एम्पायर थे हमारे पास, एक सैफविड एम्पायर, एक ऑटोमन्स एंड देन मुगल। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो जीडीपी होती थी वो मुगल एम्पायर की होती थी। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा हम रिच हुए होंगे उस समय। तो उस समय जो यूरोपियन कंपनीज, यूरोपियन देश थे, उनके पास एक होड़ लग जाती है कि हमें इंडीज़ जाना, हमें इंडिया में या साउथ ईस्ट एशिया में हमें व्यापार करना है, वहाँ देखना है कि कैसे क्या वहाँ की दुनिया है। क्योंकि वो लोग डायरेक्ट उनको रूट नहीं पता था, ये जो बीच का रूट पता था मेडिटेरेनियन से। ये मैप में इसमें डालना भूल गया, नहीं तो आपको अच्छे से दिखा पाता। वो जो मेडिटेरेनियन का लाइन है, वो जो मेडिटेरेनियन का क्षेत्र है, उस पर तो ऑटोमन एम्पायर का कब्जा है, तो उधर से तो जा नहीं सकते। उधर से जाएंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा और वो बहुत ही भारी टैक्स होगा, तो उधर से जा नहीं सकते। तो क्या करेंगे, हमें अब नीचे से अटलांटिक के थ्रू होते हुए इंडियन ओशियन में, ये देखिए इंडियन ओशियन एंड वर्ल्ड मैप अगर हम डालते तो ज़्यादा अच्छा होता। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड मैप यहाँ नहीं है, लेकिन आप देखेंगे इंडियन ओशियन से देखेंगे नीचे चल के, आप देखेंगे कि ऊपर से मेडागास्कर के ऊपर से इंडियन ओशन में इंटर करा जाता है। तो ये जो रूट था ना, ये तभी तक किसी को पता नहीं था, और तभी तक कार्टोग्राफी भी नहीं की गई थी। कार्टोग्राफी मीन्स मैप, नक्शा बनाने की टेक्निक भी नहीं उपलब्ध थी, और कोई ऐसे नक्शाकार भी नहीं उपलब्ध थे जो ऐसे मैपिंग कर लेते, तो बहुत ज़्यादा सुविधा होता ये एक्सप्लोरेशन करने में, सी एक्सप्लोरेशन करने में। लेकिन बहरहाल शुरू किया जाता है, और हेनरी द नेविगेटर, हेनरी एक रूलर थे पोर्चुगल के, पुर्तगाल के, उनके टाइटल में हेनरी द नेविगेटर भी लिखा जाता है, हेनरी एंड द नेविगेटर। जैसे अकबर द ग्रेट लिखते हैं हम, या महमूद द कॉन्करर लिखते हैं, या अलेक्जेंडर द ग्रेट लिखते हैं, तो ऐसे हेनरी द नेविगेटर
नेविगेटर लिखा जाता है, क्योंकि उनकी जो उत्साह था उनका एक्सप्लोरेशन को लेके, सी एक्सप्लोरेशन को लेके, शिप बिल्डिंग को लेके बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उनके पास ज़ील थी, भूख थी कि हमें इंडीज़ में जाके ट्रेड करना। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है एंड एक आदमी वास्को डी गामा कैलिकट, जो आज का कोझिकोड है, वहाँ पहुँचता है 1498 में। उसी से कुछ समय पहले क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि अनदर पोर्चुगीज़ है, वो पहुँचेगा अमेरिका में। वो भी इंडिया की खोज में आया था, लेकिन उस समय हालांकि टेक्निक्स उतनी ज़्यादा बढ़िया थी नहीं, जो शिप टेक्निक्स थी, टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा एडवांस थी नहीं। कंपास का हालांकि डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी नक्शा नहीं है हमारे पास, क्योंकि कोई कार्टोग्राफर नहीं उपलब्ध था उस समय, कोई कार्टोग्राफी की उतनी बढ़िया टेक्निक नहीं आती थी। जैसे हमारे पास हर एक चीज़ों का भी नक्शा उपलब्ध है, तो उस समय वो टेक्निक उतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई थी, तो इससे दिक्कत होती थी शिप ट्रैवलिंग में या सी मेरीटाइम ट्रैवलिंग में। तो वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज़ टू अराइव एट कैलिकट में पहला जो पोर्चुगीज़ था वो वास्को डी गामा था, और ये वास्को डी गामा ही पहला यूरोपियन है जिसने की सी रूट की खोज करी थी। सी रूट की खोज करी थी वास्को डी गामा ने। सबको लगता है कि वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज करी थी। इंडिया वाज नॉट द अननोन आइलैंड। अमेरिका था, अमेरिका लाखों सालों से, जब तक ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट कर रही है तब तक अननोन था, और पता कोई और गए भी होंगे अमेरिका से, कोई और अगर गए भी होंगे यूरोप से या अफ्रीका से या इवन एशिया से अमेरिका की तरफ, तो कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है कि हाँ क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले किसी ने अमेरिका की दुनिया देखी है, किसी ने अमेरिका को देखा है। तो ये जो अमेरिका था ये अभी तक अननोन था, लेकिन इंडिया अननोन नहीं था। तो ये आपका सीधे आर्ग्यूमेंट गलत हो जाता है कि इंडिया की खोज वास्को डी गामा ने करी थी। हालांकि इंडिया का जो सी रूट था अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन होते हुए, तो उसकी खोज वास्को डी गामा ने करी थी, ये सही है। तो वास्को डी गामा अराइव करते हैं कालीकट पे, एंड उसके बाद पोर्चुगीज़ ट्रेडिंग कंपनीज का सिलसिला शुरू होता है। जो फर्स्ट गवर्नर है हमारे, वाइसरॉय आप कह लें सही वर्ड में, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है। एंड उसके बाद कहा जाता है पोर्चुगीज़ के सरकार को कि आप अब कथित तौर पे अपने आप वाइसराइज भेजना शुरू करिए, क्योंकि हमारे पास अब हमारे पास इंडिया में एक पोर्चुगीज़ बेस तैयार हो रहा है, एंड हम वहाँ दो चीज़ें कर रहे हैं। हम तो वहाँ ट्रेड कर ही रहे हैं, उसके साथ हम अपने धर्म को भी फैला रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को भी फैला रहे हैं। तो वो बहुत ही भारी मात्रा में मिशनरीज़ की शुरुआत करते हैं वहाँ पर। उनका मेन मकसद ही यही था कि हमारे जो इंडियन ओशन में इस्लाम का इन्फ्लुएंस है, इजिप्ट ट्रेडर होगा या मुगल ट्रेडर होगा, उनका जो इन्फ्लुएंस उसको कम करना है, क्योंकि इनको बहुत दिक्कत हुई थी जब ऑटोमन्स ने कब्जा कर लिया था पूरा मेडिटेरेनियन के ऊपर। तो वहाँ से पूरा का पूरा इनका ट्रेड जो सोर्स था वो वैक्यूम पूरा बंद हो गया था, चक्का जाम हो गया था। तो ये पूरा खुन्नस खा के बैठे हुए थे। तो इन्होंने दो चीज़ें की थी कि हमें इंडिया जाके तो ट्रेड करके पैसा कमाना है, दूसरी चीज़ कि वहाँ जो फेथ है इस्लाम, या उस समय वहाँ पे जो इस्लाम का इन्फ्लुएंस होगा उसको हमें कम करना। तो इसकी दिशा में उन्होंने बहुत हद तक काम भी किया, लेकिन ये उनका मेजर रीज़न बना आगे चल के इनके डिक्लाइन में, क्योंकि इन्होंने ट्रेड से ज़्यादा रिलीजियस अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस रखा। तो ये इनके बाद में एक रीज़न बनता है इनके डिक्लाइन के लिए। तो ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहले वाइसरॉय हमारे, पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, साड़ी की अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिशर्स की होगी, फ्रेंच की होगी, डच की होगी, डेन्स की होगी, तो पोर्चुगीज़ की भी थी। उसके जो पहले वाइसरॉय थे वो हमारे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हैं, एंड उसी ने पॉलिसी दी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या था ये कि उन्होंने कहा कि हमें एक्सपेंशन तो करना है, क्योंकि जितने भी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई हैं, ब्रिटिशर्स हो गए चाहे पोर्चुगीज़ हो गए, सबको ये चार्टर दे के भेजा जाता था कि आप क्या करेंगे, आप वहाँ वॉर वेज कर सकते हैं, ट्रीटी साइन कर सकते हैं, यानी कि आपको वहाँ पर खुली छूट है कि आप अपने हित में और अपने देश के हित में वहाँ पर टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। और ये भी एक मर्केंटलिज्म की विचारधारा से उत्पन्न होती है। मर्केंटलिज्म यही कहता है कि देश में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है वो आना चाहिए, और पैसा कब आएगा, जब हमारे पास बुलियंस आएंगे, और बुलियंस कब आएंगे, जब हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। एंड एक्सपोर्ट ज़्यादा कब करेंगे, जब हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड में ज़्यादा शेयर होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ल्ड में अपना दबदबा बनाना पड़ेगा। और हमारी जो ट्रेडिंग कंपनीज़ है, हालांकि मर्केंटलिज्म यूरोप में ज़्यादा था, तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ अगर कहें तो ज़्यादा गलत नहीं होगा, तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ को आपको मोनोपोली देनी पड़ेगी, उनको राइट्स देने पड़ेंगे कि वो वहाँ वॉर कर सके, ट्रीटी का साइन कर सके, ताकि उनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो और वो एक मार्केट लीडर बन के उभरे। तो ये मर्केंटलिज्म से ये कॉन्सेप्ट आया है कि जो कंपनीज थी उनको ट्रीटी साइन करने की या वॉर वेज करने की या टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने की इजाज़त दी गई थी। तो इसके तहत वो कहते हैं कि हम एक्सपेंशन तो करेंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। ये चीज़ जो आज के टाइम में कर रहे हैं वो उस समय कर रहे थे, आज के टाइम में देश कर रहे हैं वो उस समय कर रहे थे। आज हम बोलते हैं कि इंडियन ओशियन में या साउथ चाइना सी में चाइना बोलता है, या पैसिफिक में बोलता है ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, कि हम वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी में यही था कि हम इंडियन ओशियन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे, हम लैंड के थ्रू कोई एक्सपेंशन नहीं करेंगे, इससे फालतू का कैजुअलिटीज़ होंगी और हमारे रिसोर्सेज जाएंगे लैंड के थ्रू लड़ाई करने में। किसी उस समय तो विजयनगर एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था जब पोर्चुगीज़ आता है, तो इससे तो डायरेक्ट लड़ना नहीं है। तो हमें ओशियन में अपना इन्फ्लुएंस बनाना है, क्योंकि ओशियन में बहुत ही कम पार्टिसिपेशन है नेटिव रूलर्स का, मतलब नेटिव रूलर्स बहुत ही कम ओशियन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रूलर्स उस समय मानते थे, इवन कि मुस्लिम रूलर्स भी, कि जो ओशियन है वो हमारे उसके पार जाना, उसमें लड़ाई करना, वो मतलब रिलीजन उसकी इजाज़त नहीं देता। तो
जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वो कहते हैं कि हमें इंडियन ओशन में अपना अपना दबदबा बनाओ। इससे क्या होगा कि तुम इंडियन ट्रेड में डोमिनेट करोगे। इससे क्या होगा कि पोर्चुगीज़ इंडियन ट्रेड में डोमिनेट करेंगे। जब इंडियन ट्रेड में डोमिनेट करेंगे तो ऑब्वियसली बाकी सारी सत्ताओं को झुकना पड़ेगा इनके सामने। यानी कि जब पैसे की बात आएगी तो सबको झुकना ही पड़ता है ना। उसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा, उसके बाद जो वायसराय थे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा इनके टाइम में होता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अल्फोंसो ने ये तरीका दिया था कि हमें क्या करना है, नेटिव पॉपुलेशन से हमें तालमेल बिठानी है। तो इन्होंने ही एक चीज़ बताई थी कि हमें यहाँ की पॉपुलेशन के साथ संबंध बिठाने ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या करें, पोर्चुगीज़ ऑफिशियल्स को बोलते थे, अधिकारियों को बोलते थे कि आप यहाँ की महिलाओं से संबंध बनाएं, उनसे शादी करें, यहाँ के कल्चर के बारे में जानें। इससे क्या होगी, दो चीज़ें होंगी, यहाँ के कल्चर के बारे में हम जितना जानेंगे उतना हमारे लिए सरल होता जाएगा आगे एक्सपेंशन करना। और दूसरी चीज़, जब आप उनसे शादी करेंगे तो एक तरह से क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड भी होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस लाइन में यूरोपियन कंपनीज़ आई हैं। तो पोर्चुगीज़ सबसे पहले आते हैं, देन डच आते हैं, नीदरलैंड्स वाले, ये पहले साउथ ईस्ट एशिया जाते हैं, सुमात्रा के आइलैंड में, फिर वहाँ से इंडिया आते हैं, देन इंग्लिश आते हैं हमारे पास, देन डेंस जो डेनमार्क से आई थी, ये बहुत कम दिनों तक रहते हैं, देन लास्ट में फ्रेंच। और इंग्लिश और फ्रेंच की राइवलरी तो सबको पता होगी, कैनेटिक वॉर्स होती है, देन 7 ईयर वॉर्स यूरोप में चल रहा है, ये अमेरिका में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, वहाँ पे ये दोनों आमने सामने हैं। तो इन दोनों की राइवलरी बहुत फेमस थी। तो ये सब हमने इसमें जाना। लास्ट में पोर्चुगीज़ का डिक्लाइन हो जाता है, आप देखेंगे। और उसके साथ ही इंग्लिश अपने इंग्लिश अपने एसेंडेंसी के फेज में होंगे, इंग्लिश अपने आप को ऊपर कर रहे हैं एंड पोर्चुगीज़ का डिक्लाइन होगा। सो ये दैट्स इट इन दिस क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अंडर हुज लीडरशिप वाज द सप्रेशन ऑफ ठग अचीव्ड, यानी कि ठगों का दमन किसके नेतृत्व में किया गया, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में, लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में, या अलेक्जेंडर बर्न्स के नेतृत्व में, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर इसका होगा कैप्टन स्लीमन, कप्तान स्लीमन। अगर पूरा नाम लिया जाए तो विलियम हेनरी स्लीमन। ठगों का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, हालांकि जो डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं वो मध्यकालीन इरा के ज़्यादा हैं। मध्यकालीन युग के हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं। फरिश्ता भी लिखते हैं, या इब्न बतूता भी रिहाला में लिखते हैं। एंड एक चीज़ मैंने बताना यहाँ पे मैं भूल गया था कि यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही इब्न बतूता आता है इंडिया। मोरक्को का जो ट्रैवलर था वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही आता है, और वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट करता है इंडिया की हिस्ट्री को, पूरा साउथ इंडिया की हिस्ट्री, और पूरा उस समय जो सोशल कंडीशन था हमारा, जो सोशोलॉजी थी उसको स्टडी करता है, बाल विवाह के बारे में बताता है, सती प्रथा के बारे में बताता है। एंड उसने ये सब चीज़ों को एक बुक में कंपाइल करा था, उसको कहा गया रिहाला। तो आपको कुछ कुछ बुक के बारे में जानना ज़रूरी है। रिहाला बुक थी इब्न बतूता की। अल-बरूनी जो बुक लिखते हैं उसका नाम था किताबुल हिंद। सो एंड उसके बाद जो था सेपरेशन ऑफ ठग किसके टाइम में किया गया, तो वो कैप्टन स्लीमन। ये कौन थे, ये कोई गवर्नर जनरल नहीं थे, ना ही ये वॉइसरॉय थे। ये बेसिकली ठगों का सेपरेशन का जो सिलसिला शुरू हुआ था। और ठगों की हिस्ट्री बहुत ही पहले से मानी जाती है। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत पहले के, लेकिन जो ज़्यादा हमारे पास एविडेंसेस है वो मध्यकालीन युगों के हैं। मतलब कि जब इस्लामिक रूल स्थापित होता है या उससे पहले भी, तो ठगों का मेन मकसद होता था, ठग हो गया, डकैत हो गए, तो उनके मेन अर्निंग का सोर्स होता था कि वो जो पिलग्रिम्स होते थे उनको वो रॉब करते थे, उनको वो लूटते थे। उनके साथ जो बिलोंगिंग्स होती थी, उनके आभूषण हो गया, सामान हो गया, उनको लूट के उनका गुजारा चलता था। और उसमें मैंने इसलिए बताया क्योंकि पिलग्रिमेज उस समय सेफ़ नहीं माना जाता था। ट्रैवल करना इतनी दूर उस समय सेफ़ नहीं माना जाता था। इसीलिए वो दिल्ली से जब दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करा गया मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रिकैरियस सिचुएशन बन गई थी, कंसर्निंग सिचुएशन थी, चिंताजनक सिचुएशन कि कैसे जो सब्जेक्ट है, जनता है वहाँ से दौलताबाद आएगी। जब अब तक आप प्रॉपर व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक कैसे दिल्ली से दौलताबाद आ पाएगी। तो ये हुआ भी, कोई बहुत कम पॉपुलेशन जो अपर मिडिल क्लास थी या जो अपर क्लास थे वो लोग आते हैं, इंक्लूडिंग नोबल्टी, वो लोग ही दौलताबाद आते हैं। बाकी सारे लोग दिल्ली में ही रहने लगते हैं, दिल्ली में ही रह जाते हैं। वहाँ से एक जो डिसेंट है, वहाँ से जो एक असंतोषजनक स्थिति है वहाँ पैदा होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो तुगलक डायनेस्टी का डिक्लाइन है वो होना शुरू हो जाएगा। बहरहाल ठगों के सेपरेशन पे आता है तो विलियम बेंटिक के समय में ठगों का सेपरेशन शुरू किया गया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा परेशान किया था ठगों ने, जो डकैत्स थे उन्होंने, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेजर काम होता था, चूँकि ट्रेड में इन्वॉल्व थी, तो ये क्या करते थे, इनका ट्रांसपोर्टेशन का बहुत काम था, यानी कि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। और उस समय कोई इतनी ज़्यादा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होती नहीं थी, तो बहुत ही रिमोट एरियाज से भी ट्रांसपोर्टेशन को जाना पड़ता था सामान लेके। तो इससे ठग्स और डकैत्स बहुत ही भारी मात्रा में लूट करते थे। तो इससे क्या होता था कि दिक्कत होती थी, एक तो इकोनॉमिक नुकसान होता ही था, ऊपर से कैजुअलिटीज़ भी होती थी। तो इन्होंने ठगों को सप्रेस करने का कदम उठाया। एंड इसके बाद इन्होंने विलियम हेनरी स्लीमैन को, लॉर्ड नहीं, विलियम हेनरी स्लीमैन को ये जिम्मेदारी दी कि आपको
ठगों का सप्रेशन करना, तो ठगों का सप्रेशन किसके नेतृत्व में किया गया? विलियम हेनरी सलीमैन के। एंड अगर पूछा जाए किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया, तो वो विलियम बेंटिक। एंड अगर गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं तो हमें विलियम बेंटिक के बारे में जानना तो ज़रूरी हो ही जाता है। लाइक जब हम नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ते तो गांधी के बारे में जानना जितना ज़रूरी है, उतना ही जब हम गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में पढ़ेंगे तो हमें विलियम बेंटिक के बारे में जानना ज़रूरी है। तो विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। अब आप कहेंगे ये तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ना। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया। इंडिया में पहला जो गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया का पहला गवर्नर जनरल नहीं था। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि 1833 में चार्टर एक्ट आता है, एंड उसके बाद क्योंकि हमने सब कुछ तो कर ही लिया 1833 तक, तो सब पूरा इंडिया सब्जुगेशन में आ गया ब्रिटिश अम्पायर के, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो 1833 में चार्टर एक्ट पास किया जाता है। सॉरी, ये जो चार्टर एक्ट है 1813 नहीं 1833 का, 1813 का लॉर्ड मिंटो के टाइम में पास किया गया था। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 होगा, 1833 होगा, 1833। तो इसमें क्या क्या प्रोविज़न थे? वैसे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम बहुत चीज़ें हुई थी, तो उस पर अगर लेक्चर लेंगे तो 1 घंटे से ऊपर का हो जाएगा। बहरहाल कुछ ब्रीफ में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माने गए। क्यों माने गए? क्योंकि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया उसने कमर्शियल एक्टिविटीज़ सारी बंद कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या थी कि यहाँ से वो सामान एकत्रित करते थे, यहाँ के आर्टिसंस के द्वारा, क्राफ्ट्समैन द्वारा जो सामान बनाए जाते थे उसको एकत्रित करते थे और अपने फैक्ट्रीज़ में डालते थे। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी या और भी जो कंपनीज थे उनके फैक्ट्रीज़ मतलब ये नहीं, यहाँ देखेंगे कि चंद्रनगर में फ्रेंच फैक्ट्री थी, या पौंडीचेरी में फ्रेंच फैक्ट्री थी, या पोर्चुगीज़ ने हुगली में फैक्ट्री बसाई थी, कैलकाटा में इंग्लिश बसाते हैं। तो ये सब जो थी ये फैक्ट्री मतलब ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वहाँ पे। फैक्ट्री मीन्स वेयर हाउसेस, गोडाउन, वहाँ से जो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं अलग अलग जगह से लिए गए, वो लोग बेसिकली एक शिपिंग बिजनेस करते थे। शिपिंग बिजनेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट पहुँचाना। तो ये करते थे, यहाँ इंडियन मार्केट से ख़रीदते थे, इंडियन मैन्युफैक्चरर से ख़रीदते थे और उसको जाके यूरोप में बेचते थे भारी मुनाफे पे। तो फैक्ट्री का इस्तेमाल किया जाता था वेयर हाउसेज़ के रूप में, गोडाउंस के रूप में। तो फैक्ट्री मतलब ये नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग हब होता था, वो वेयर हाउसेज़ होती थी। तो जब ऐसा यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो सबको लगा कि ये जो इसको मोनोपोली दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि ये जो मोनोपोली है कि आप ही जाके इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं या चाइना में ट्रेड कर सकते हैं, तो इसको एंड किया जाए, क्योंकि और भी बहुत सारे मार्केट सब रेडी हो चुके हैं। दूसरी चीज़, पहला तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। दूसरी चीज़, एक नेपोलियन का कंटिनेंटल सिस्टम भी था। ये भी आप जानने कि कंटिनेंटल सिस्टम ऐसा पूछ सकते हैं, कंटिनेंटल सिस्टम किसके द्वारा लगाया गया था? तो यूरोपियन द्वारा। और ऐसा ही एक सिस्टम था कार्टेज सिस्टम। यहाँ आप देखेंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी के साथ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के टाइम में कार्टेज सिस्टम भी लगाया जाएगा। जब इंडियन ओशन में पूरी तरह से संप्रभुता स्थापित हो जाएगी, पूरी तरह से प्रभाव स्थापित हो जाएगा पोर्चुगीज़ का, तो उसके बाद वो कार्टेज सिस्टम शुरू करेंगे। इसके तहत क्या था कि जो भी शिप्स वहाँ से गुजरेंगे इंडियन ओशन से, चाहे वो ट्रेड शिप्स हो या और भी, तो उनको क्या करना पड़ेगा? कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, कुछ ड्यूटी पे करना पड़ेगा पोर्चुगीज़ को एज ए सिक्योरिटी मनी। तो ये देख सकते हैं आप पोर्चुगीज़ ने कैसे इंडियन ओशन में अपना इन्फ्लुएंस स्थापित करके बहुत ही भारी मात्रा में पैसा कमाते थे, क्योंकि ट्रेडर्स जो जिनका की व्यापार था अन्य देशों में, तो वो तो इंडियन ओशन का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। तो वो जब करेंगे तो कार्टेज सिस्टम के तहत क्या करेंगे? पोर्चुगीज़ को भारी मात्रा में पैसा देना पड़ता था। ये आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे कैलकाटा हो गया, ढाका हो गया, जो बहुत ही प्रसिद्ध था टेक्सटाइल के उत्पादन के लिए। एंड आज भी है ढाका, आज भी बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल के उत्पादन के क्षेत्र में देखेंगे तो ढाका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक हब है। सो ठग का सप्रेशन शुरू हुआ विलियम बेंटिक के टाइम में। और चार्टर एक्ट 1833 में क्या था कि हमें मोनोपोली एंड करेगी। मोनोपोली क्यों एंड करेगी? पहला तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कि बहुत सारे लोग जो थे मर्केंट्स, वो कहने लगे कि सिर्फ ये प्रिविलेज जो है, सिर्फ ये विशेषाधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्यों दे रहा है, हमें क्यों नहीं दे रहा है? हमें भी ट्रेड करना है इंडिया में जाके, या साउथ ईस्ट एशिया में जाके, या चाइना में जाके। और दूसरी चीज़ कि उस समय आप देखेंगे नेपोलियन ने कंटिनेंटल सिस्टम लागू किया। कंटिनेंटल सिस्टम नेपोलियन ने लागू किया। उसके तहत क्या बोलता है नेपोलियन? और चूंकि इसमें चार्टर एक्ट ऑफ 1813 भी देख लेते हैं, लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था विलियम बेंटिक के टाइम में, आपको याद रखना है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था लॉर्ड मिंटो के टाइम में। हालांकि जब मोनोपोली की बात करा तो 1813 के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। तो मोनोपोली जो इंडिया कंपनी की है वो एंड करेगी 2 एक्ट्स में। मोनोपोली एंड करेगी 2 एक्ट्स में। पहला 1813 का एक्ट एंड देन था 1833 का एक्ट। दोनों हम ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। 1813 में क्या करा गया? वही चीज़, नेपोलियन का कंटिनेंटल सिस्टम, यानी कि जो भी फ्रेंच एलाइज थे, फ्रांस का सम्राट था नेपोलियन, तो जो भी उसके एलाइ थे उसको मना कर दिया गया कि आप अपने इलाके से ब्रिटिश एम्बार्गो को, ब्रिटिश शिप्स को गुजरने ना दें। तो इससे क्या हुआ कि जो भी मर्केंट्स थे यूरोप के, उनके सामने दिक्कत आ गई कि वो जो अब नेपोलियन के जो एलाई हैं वो तो अपने देश में ट्रेड करने नहीं देंगे, अपना सी रूट इस्तेमाल करने नहीं देंगे, तो यूरोप में तो हम ट्रेड कर नहीं सकते। और बचा कौन सा? इंडिया बचा। अब हमारे पास एक बड़ा मार्केट, क्योंकि अफ्रीका तो मार्केट है नहीं, हालांकि पॉपुलेशन है, लेकिन डिमांड नहीं कर सकते वो लोग, इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा खराब है।
आज भी कोई ज़्यादा बढ़िया है नहीं। तो इंडिया हमें जाना है, इंडिया जाना है, चाइना जाना है। तो लेकिन उस समय तो मोनोपोली दी गई थी, मोनोपोली दे रहे थे ये लोग। हर एक 20-20 साल पे चार्टर को एक्सटेंड किया जाता था, मोनोपोली की अवधि को एक्सटेंड किया जाता था। तो 1813 में लास्ट में आके मोनोपोली को एंड किया जाता है, मर्केंट्स के दबाव में आके, कि आप ये मोनोपोली एंड करें, हमें क्यों इजाज़त नहीं है कि हम इंडिया में जाकर ट्रेड कर सकें। तो 1813 में पहली बार इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली एंड होगी। इन 1833 के चार्टर एक्ट में जो चाइना के साथ इनकी मोनोपोली थी ओपियम और टी ट्रेड को लेके, टी और अफीम के व्यापार को लेके, तो उसको एंड किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के 1833 के बाद ये कहा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अब आप जाएँ, अब आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को वाइंड अप करें, सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को वाइंड अप करके अब आप वापस चले जाएँ, क्योंकि आपकी सारी मोनोपोली एंड कर दी गई है। पहले आपके पास दोनों इंडिया चाइना दोनों में होती थी, तो हमने 1813 में इंडिया में मोनोपोली खत्म कर दी, मतलब इंडिया में और भी मर्केंट्स आ सकते हैं। और जो उसके साथ 1833 में क्या करेगी, जो चाइना के साथ ओपियम ट्रेड में मोनोपोली होती थी, अफीम के चाय के ट्रेड में, तो उसको एंड कर दिया गया। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी जो मोनोपोली थी खत्म हो गई और बहुत सारे मार्केट प्लेयर्स आने लगेंगे। और पहले तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दूसरा कॉन्टिनेंटल सिस्टम नेपोलियन का, तीसरी जो चीज़ थी जिन्होंने इस मोनोपोली को एंड करने में कॉन्ट्रीब्यूट करा, वो था एडम स्मिथ का जर्नल। एडम स्मिथ ने क्या कहा कि मोनोपोली तो सबसे ख़राब कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी देश को ग्रो करना है। स्कॉटिश थे और स्कॉटिश लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा वर्ल्ड में, आप देखेंगे तो, चाहे वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हो, कांग्रेस की स्थापना करके इंडिया से कांग्रेस की, या एडम स्मिथ हो, तो स्कॉटिश हैं और बहुत ही बढ़िया इकोनॉमिस्ट हैं और इकोनॉमिक्स के फादर भी माने जाते हैं एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ क्या बोलते हैं कि ये जो मोनोपोली है आपको एंड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इससे सफ़र हम लोग हो रहा है। ये कैसे हो रहा है कि हमें क्या करना पड़ता है, आपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी है, तो इससे क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि इंडियन गुड्स ला के यूरोपियन मार्केट में बेचती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की भाई अपनी लिमिटेशन होगी, हो सकता है कि वो एक ही प्रोड्यूसर है तो वैरायटी तो ज़्यादा दे नहीं पाएंगे, वैरायटी जब ज़्यादा दे नहीं पाएंगे तो कंज्यूमर को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा वैरायटी से। दूसरी चीज़, जब वो इकलौते प्रोड्यूसर है, मतलब प्रोड्यूस तो कुछ नहीं कर रहे थे लेकिन अवेलेबल तो करा रहे थे ना, तो प्रोड्यूसर हम कह सकते हैं। और अंग्रेज़ और जो भी यूरोपियन कंपनी थी वो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती थी, मैन्युफैक्चर यहीं के आर्टिसंस करते थे, यहीं के कलाकार करते थे, उसको बस वो लोग खरीद लेते थे कम दाम पे एंड वहाँ यूरोप में जाके ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। तो ये कहा उन्होंने एडम स्मिथ ने कि जो आप मोनोपोली ग्रांट करते हैं उससे क्या होगा कि प्रोड्यूसर तो एक ही है, मोनोपोली जब आपने दे दिया तो प्रोड्यूसर एक ही है, कंज्यूमर बहुत है, तो इससे क्या होगा कि कंज्यूमर को प्राइस में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जितना प्राइस प्रोड्यूसर बोलेंगे उतना उसको पे करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर प्राइस से भी सफ़र कर रहा है, देन वो वैरायटी से भी सफ़र कर रहा है। तो ये तो हमारी इकोनॉमी के लिए फिजिबल ही नहीं है, ये तो हमारे इकोनॉमी के लिए योग्य है ही नहीं। तो आपको ये मोनोपोली तो एंड करना ही पड़ेगा। तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके मोनोपोली को एंड करने के पीछे 3 कारण थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, देन कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ नेपोलियन एंड देन एडम स्मिथ। उसके बाद ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को बहुत ही इंटेलेक्चुअल और लिबरेटर गवर्नर जनरल कहा जाता है। और अगर गवर्नर जनरल के सीरीज़ में सबसे केपेबल कहा जाए, सबसे ज़्यादा जो रिफॉर्म्स किए गए वो इसी के समय में किए गए। ब्रह्म समाज का स्थापना होता है इसके समय में, आप देखेंगे राजा राम मोहन राय बहुत फंक्शन कर रहा है और वो मिल के काम करते हैं, एंटी सती रिजोल्यूशन लाया जाता है, सती प्रथा को एंड किया जाता है। देन और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और कुछ जो पर्सनालिटी से एसोसिएटेड है वो देवेंद्र टैगोर होगा, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर, और केशव चंद्र सेन होगा। तो ये सब हम जब उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखेंगे। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास होता है 1833 का, 1813 नहीं 1813 लॉर्ड मिंटो के समय में। इंडिया मोनोपोली ट्रेड विद चाइना, इंडिया में तो ट्रेड की मोनोपोली एंड कर दी गई 1813 में। तो 1813 और 1833 का मेजर जो कंसर्न है इन तीनों एक्ट का वो ये है कि 1833 में हमने इंडियन ट्रेड में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बंद कर दी, और 1833 में चाइनीज़ ट्रेड में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बंद कर दी कि चाइना में अब आप बस अकेले ट्रेड नहीं कर सकते, और भी कंपनीज वहाँ जा सकती है और भी इंस्टीट्यूशन वहाँ ट्रेड कर सकती है। पहला मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी जाती है फोर्ट विलियम मेडिकल कॉलेज, एंड इनको फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन भी कहा जाता है। हालांकि इनके टाइम में और भी बहुत चीज़ें हुई, जैसा आप देखें कि कॉर्नवालिस के टाइम में ज़मींदारी सिस्टम लगाया गया था, तो उसकी अपनी खामियां थी, लाइक टैक्स रेट बहुत ज़्यादा थे और इंटरमीडिएरीज थे, और जो टैक्स रेट लगाया गया था वो यूनिफॉर्म लगाया गया था, मतलब कि जो सब बहुत उपजाऊ लैंड है उस पर भी 90% था, जो बहुत ही कम उपजाऊ लैंड है या कह लें कि बैरल लैंड है, बंजर भूमि है, तो वहाँ पे भी 90% लगाया गया था। तो इससे क्या होते थे कि इतना ज़्यादा टैक्स पे करने पे प्रोड्यूस तो कम ही होगा, तो इससे क्या होगा कि फेमिस की घटनाएं आएंगी, फेमिस घटना आएगी तो पॉपुलेशन का डिक्लाइन होगा, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर एक पॉपुलेशन ड्रिवन प्रोसेस है, पॉपुलेशन के द्वारा किया जाएगा। रोबोट तो करके देंगे नहीं, तो पॉपुलेशन अगर कम होगा फेमिस के थ्रू या अदर महामारी के थ्रू तो हमें ही नुकसान है। तो ये विलियम बेंटिक के टाइम में एक थॉमस मुनरो है, ये आपको याद रखना, मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो, ये एक रैयतवाड़ी सिस्टम लेके आएंगे। ये बेसिकली रैयतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो लेके आते हैं, लेकिन चूंकि विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके थे, क्योंकि पूरा का पूरा इंडिया अपने कंट्रोल में आ गया, मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हो गई है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना हो गई है, बंगाल तो पहले से ही था, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है इनको चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आने के बाद। एंड देन जो थॉमस मुनरो है गवर्नर ऑफ मद्रास, वो एक सिस्टम लागू करता है रैयतवाड़ी सिस्टम। उसमें क्या था कि हमने इंटरमीडिएट्स को हटा दिया था,
मतलब जो भी पीजेंट्स एक्चुअल जो टिलिंग क्लास है, जो खेती करते हैं, वही लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉफर में, खजाने में जाके टैक्स जमा करेंगे। इससे इंटरमीडिएट्स हमने हटा दिया, पहली प्रॉब्लम सॉल्व होगी जमींदारी सिस्टम की। नेक्स्ट जो टैक्स रेट था वो भी हमने ज़्यादा नहीं रखा, 60-70% के बीच था। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि हमारा जो ये टैक्स रेट था वो यूनिफॉर्म नहीं था, मतलब जहाँ पे ज़्यादा उपज थी तो वहाँ पे ज़्यादा लेते थे, जहाँ पे कम उपज होती थी वहाँ पे कम लेते थे। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि हमने यूनिफॉर्म लगाया था, चाहे किसी भी प्रकार की लैंड हो, चाहे किसी भी प्रकार की भूमि हो, लेकिन जो टैक्स रेट है वो यूनिफॉर्म रहेगा, 90 का 90%। तो ये रेटवाड़ी सिस्टम आप देखेंगे इनके समय में आया, हालांकि इसको इंट्रोड्यूस करा थॉमस मुनरो ने, ND 70 रेजोल्यूशन के टाइम में पास होता है। मैकाले माइन्यूट, जिन्होंने कि मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को एक तरह से कह ले कि रिवोल्यूशनाइज कर दिया, और इन्हीं को माना जाता है। उसके इसी के टाइम में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आता है, एंड उसके बाद देखेंगे कि इंग्लिश को एज ए मेथड, एज ए लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मैकाले माइन्यूट प्रस्तुत किया जाता है। और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो शासनकाल है बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल से घिरा पड़ा, जैसे जेम्स स्टुअर्ट मिल हैं, मैकाले हैं। जेम्स स्टुअर्ट मिल भी बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर थे, और मैकाले तो हालांकि सेक्रेटरी ही थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, और बाद में इनको फिर एजुकेशनल पॉलिसी में रिफॉर्मेशन के लिए उनकी जिम्मेदारी दी जाती है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम ही क्या किया जाता है कि जो इंडियन सर्विसेज थी, लाइक जो ICS थी या और भी सर्विसेज थी, तो उसमें इंडियंस को अलाउड किया गया पहली बार। इससे पहले जो जैसे ICS थी, इंडियन इंपीरियल सिविल सर्विसेज, सॉरी, जो आज हम UPSC का एग्ज़ाम देते हैं, या उसके बाद फिर ICS में इंपीरियल सिविल सर्विसेज में आगे चल के देखेंगे प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की भी स्थापना करी जाएगी। तो अब आप जो BPSC के लिए पढ़ रहे हो उसके भी रूट्स यहाँ से कनेक्टेड है। तो विलियम बेंटिक के टाइम पहली बार ये कहा गया कि इंडियंस को भी, मैकाले ने कहा था कि इंडियंस को भी हमें इंडक्ट करना चाहिए, रिक्रूट करना चाहिए पब्लिक सर्विसेज में, ताकि यहाँ का पार्टिसिपेशन बढ़ सके। हालांकि उस पर उतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया, लेकिन 1853 में लास्ट में जब इस इंपीरियल सिविल सर्विसेज को मेरिट बेस्ड कर दिया जाता, पहले ये नॉमिनेशन बेस्ड था, यानी कि जो इसमें नियुक्ति होती थी वो नॉमिनेशन के बेसिस पे, जिसको नॉमिनेट कर दिया गया वो होता है। तो इससे बहुत ज़्यादा करप्शन होता था, यानी कि जो ऊपर के ऑफिशियल्स थे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे इस नॉमिनेशन के प्रोसेस में। तो इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि मैकाले ने कहा कि ये करप्शन तो कहीं और ले जा रहा हमें, तो ये सुधरेगा कैसे जब ये इंपीरियल सिविल सर्विसेज के जो कैंडिडेट्स है उसको हम मेरिट बेसिस पे सेलेक्ट करें, यानी कि एग्जाम लेके, और बाद में ICS को एज ए स्मूथ प्रोसेस 1853 के बाद शुरू करा जाएगा। हालांकि 1833 में ही ये इजाज़त दे दी गई थी कि इंडियंस आ सकते हैं, इंपीरियल सिविल सर्विसेज या अदर जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसमें इंडियंस आ सकते हैं, लेकिन जो ऑफिशियली 1853 के बाद ही जब मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन का सिलसिला शुरू होता है, तो उसके बाद आप देखेंगे 10 साल बाद 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, वो ICS बन के आएंगे। और बहुत सारे नाम आते हैं आगे चल के, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, और हो गए हमारे ये सुभाष चंद्र बोस हो गए। तो ये सब बहुत सारे बड़े बड़े नाम आएंगे ICS में। और उसके बाद विलियम बेंटिक के टाइम में क्या किया गया, मैकाले मैन्यूट होता है। इसमें क्या है कि उन्होंने कहा कि हमने जो ओरिएंटल एजुकेशन की पॉलिसी है मदरसा और हिंदू कॉलेज बनाने की, उसको हमें कुछ देर के लिए रोकना पड़ेगा, एंड हमें इंग्लिश मतलब वेस्टर्न मेथड्स पे हमें एजुकेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा, वेस्टर्न आइडियाज़ को प्रमोट करना पड़ेगा, वेस्टर्न साइंस को प्रमोट करना पड़ेगा, हमें इंग्लिश को एज ए मेथड ऑफ एजुकेशन लाना पड़ेगा, और जो पर्शियन लैंग्वेज हुआ करती थी, कोर्ट लैंग्वेज मुगलों की, उसको हटा के हमें इंग्लिश एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हमारा जो ब्रिटिश एम्पायर है इंडिया का, वो हमें अब करना पड़ेगा। तो इसी समय से आप देखेंगे कि इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, जो कि अभी तक चल रहा है। तो ये सब हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लाइक कुर्ग का कुर्ग एक जगह था कर्नाटक में, वहाँ का उसको एनेक्स किया जाता है, छाछड़ को एनेक्स किया जाता है। तो ये सब जब हम गवर्नर जनरल की सीरीज़ पढ़ेंगे तो इत्मीनान से पढ़ेंगे। बहरहाल इस क्वेश्चन में मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अगला चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर। द वायसरॉय हु फॉलोड द एग्रेसिव पॉलिसी टुवार्ड्स अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ इशू क्या था कि अफगानिस्तान, मैं बताऊंगा आगे कि क्या इशू था, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसरॉय ने अपनाई थी। 4 ऑप्शन है हमारे पास, लॉर्ड मायो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, और उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो आंसर है वो है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी। लॉर्ड लिटन को अगर हम वॉइसराइज और गवर्नर जनरल की हिस्ट्री में सबसे कलंकित वॉइसराय माने तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि लॉर्ड लिटन ने जो जो काम नहीं करने चाहिए थे वो सारे काम किए थे। सबसे पहला गलती क्या होता है लॉर्ड लिटन से कि तो अगर हम अफगानिस्तान के संदर्भ में देखें तो अफगानिस्तान क्यों एक बोन ऑफ कंटेंशन बना था। अफगानिस्तान एक सैंडविच की तरह काम कर रहा था ब्रिटिश और रशियन एम्पायर के बीच में। आप देखेंगे मैंने ये कवर किया हुआ है जब हम सिख एम्पायर को पढ़ रहे थे कि कैसे नेपोलियन डेंजर था नॉर्थ वेस्ट को लेके, कि नेपोलियन सोच रहे थे कि रसिया के थ्रू, हम सेंट्रल एशिया के थ्रू ब्रिटिशर्स को इंडिया में अटैक करेंगे और यहाँ से भगाएंगे। तो उस समय नेपोलियन से बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए थे ब्रिटिशर्स की आके ऐसा, क्योंकि नेपोलियन की आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, उसके एलाई की संख्या बहुत ज़्यादा थी। नेवी में भले ही वो अंग्रेज़ों से कमज़ोर हो, लेकिन लैंड आर्मी में बहुत ज़्यादा मजबूत थे वो। हालांकि नेपोलियन का खतरा टल
जाता है 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू के बाद, उसकी हार भी है, उसके बाद उसको भेज दिया जाता है एग्जाइल पर, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी रशियन इन्वेजन का खतरा था। रशियन जो सम्राट था वो कोशिश कर रहे थे, और रशियन जो एम्पायर थे वो कोशिश कर रहे थे लगातार कि हम कैसे भी करके ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाएं, क्योंकि इंडिया एक लैंड ऑफ वेल्थ है, मतलब हमें लैंड ऑफ बुलियंस कहा जाता था, हमें रिजर्व ऑफ बुलियंस कहा जाता था कि यहाँ पे सिंक ऑफ बुलियंस हमने बहुत भारी मात्रा में अपने यहाँ भर के रखे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट का सरप्लस बहुत ही सालों से हुआ था, मिलेनिया से 1000-2000 सालों से हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, यानी कि हम ज़्यादा सामान बेचते थे, कम खरीदते थे। तो इससे क्या होता था कि हमारे पास बुलियंस ज़्यादा आते थे। एंड इससे क्या हुआ, रशियन इन्वेजन का जो खतरा था, इससे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन था? अफगानिस्तान, यानी कि बीच में वही पड़ता है। तो अफगानिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो इसकी शुरुआत लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में करी जाती है। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में आप देखेंगे कि ट्रीपार्टाइट ट्रीटी करी जाएगी, रणजीत सिंह, शाह शुजा एंड ऑकलैंड के बीच, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 3 पार्टी होती है। इसमें ये अफगानिस्तान क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए कि वहाँ पर रशियन इन्फ्लुएंस स्थापित ना हो, अगर कुछ है भी तो हम अफगानिस्तान में एक परमानेंट रेसिडेंट रखेंगे ब्रिटिशर्स का, और वहाँ पर अपने ट्रूप्स भेजेंगे ताकि वहाँ पर अगर रशियन इन्फ्लुएंस हो या कुछ भी अगर अनरेस्ट हो सके, कुछ भी अगर उथल पुथल की स्थिति हो रशियन प्रभाव द्वारा, तो हम उसे कंट्रोल कर सकें। और ये चीज़ होती है, ये इससे क्या होता है कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वार होगा, यानी कि जो कहानी बहुत लंबी है, ये चीज़ मैंने कवर करी हुई अभी जो लेटेस्ट वीडियो आई इसे कंपेयर की उस पर, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बेसिकली कहानी ये कि अफगानिस्तान में कंट्रोल चाहिए, जैसे हमने अवध को कंट्रोल में किया या निज़ाम को कंट्रोल में किया, मैसूर को किया, मराठाओं को किया, वैसे ही अफगानिस्तान को भी चाह रहे थे। तो इस तरीके से क्या करता है शाह शुजा, एक भगौड़ा एम्पायर होता है अफगानिस्तान का, उसको उठाते हैं, बोलते हैं कि देखो तुमको अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाएंगे, तुम क्या करना, जब गद्दी पर बैठना तो तुम मेरा ये काम करना। क्या काम करना? तुम मेरा एक रेसिडेंट अपने दरबार में नियुक्त कर लेना, मेरे से पूछे बिना तुम किसी फॉरेन एंटिटी से तुम रिलेशन नहीं रखोगे, चाहे वो रशिया हो चाहे पर्शिया हो। और क्या करना, हमारी कुछ ट्रूप्स तुम्हारे यहाँ हमेशा रहेंगी। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो इंटरनल रेबिलियन होगा, आंतरिक विद्रोह, उसको भी तुम दबा सकते हो, एंड उसके अलावा जो रशियन इन्फ्लुएंस होगा उसको भी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये सब लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में होता है। एंड उसके बाद ये ट्रीटी साइन करी गई, ट्रीपार्टाइट ट्रीटी। तो ये जो ट्रीपार्टाइट ट्रीटी साइन करी गई, तो उसके बाद देखेंगे फर्स्ट एंग्लो अफगान वार शुरू, उसके बाद ही शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद सेकेंड एंग्लो अफगान वार जो है लॉर्ड लिटन के बाद, लॉर्ड लिटन के दौरान। और ये एंग्लो अफगान वार बहुत ही ज़्यादा डिवेस्टेटिंग होता था, बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी था। अंग्रेज़ों के संदर्भ में अगर कहें तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता था इनको, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, और कैजुअलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती थी ट्रूप्स की। तो एंग्लो अफगान वार बहुत ही एक मेजर कंसर्न बन गया था। लॉर्ड ऑकलैंड को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था कि आपने ये नतीजा क्यों लिया, आपने इस नतीजे पर आप क्यों पहुँचे कि अफगानों से लड़ाई करनी पड़ी, क्योंकि हम ये अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे, इतनी जो भारी मात्रा हमारे पास फाइनेंशियल ड्रेन हो रहा है। हमने अभी भी मराठाओं से लड़ाई करी है, या मैसूर को हराया, या कर्नाटिक वॉर्स में इतने दिन से इन्वॉल्व थे, तो हमारा पहले ही बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ड्रेन हो गया है। ये अलग बात है कि बंगाल हमारे पास है, लेकिन फिर भी अफगानों के साथ उलझना कोई भी सेंसिबल कदम नहीं था। उसके बाद लॉर्ड लिटन भी यही करते हैं, अफगानों से उलझते हैं। उसके बाद सेकेंड अफगान वार, एंग्लो अफगान वार के टाइम में शुरू होगा। और लॉर्ड लिटन के टाइम में और क्या क्या चीज़ें हुई थी, अफगानों को बहुत ही ज़्यादा, ये अफगानों के खिलाफ बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी रखते हैं। उससे पहले जो भी लोग आए वो अफगानों से एक आप कह सकते हैं कि नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं, कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो एक सेंसिटिव इलाका है। एंड उसके बाद देखेंगे बाद में, उसके बाद फिर डूरेंट लाइन भी खींची जाएगी, अफगानिस्तान को पूरी तरह से डिमार्केट कर दिया जाएगा ब्रिटिश एम्पायर से। और हालांकि अब जो डूरेंट लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है, उस समय पाकिस्तान भी ब्रिटिश एम्पायर का ही हिस्सा था। तो पहला जो लॉर्ड लिटन के टाइम में पहली जो गलती हुई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। प्रेस को हमने फ्रीडम दी थी, और प्रेस का इंट्रोडक्शन कहाँ से होता है, प्रेस को इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में पोर्चुगीज़। प्रेस को हमने फ्रीडम दी थी। प्रेस को फ्रीडम किसने दी थी? लॉर्ड मेटाकैल्फे आते हैं, एक गवर्नर जनरल, उन्होंने फेमस प्रेस लॉ पारित किया था। इससे क्या था कि आप कुछ लिख सकते हैं, आप मैगजीन लिख सकते हैं या अखबार छाप सकते हैं वर्नाकुलर्स में या इंग्लिश लैंग्वेज में। उसको इसने कर्व कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया, यानी कि जो भी वर्नाकुलर मैगजीन्स थी, यानी कि जो लोकल लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी अदर दैन इंग्लिश के अलावा जो भी किसी भी भाषा में अगर कोई भी मैगजीन लिखी जाती थी या न्यूज़पेपर लिखे जाते थे, उसको अब सेंसर किया जाएगा। मतलब अगर कोई वो आपत्तिजनक आर्टिकल लिखते हैं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, तो उसको सेंसर कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो इससे क्या हो कि कोई आलोचना तो नहीं हो सकती। तो ये पहला ये गलती था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट था इंडियन आर्म्स एक्ट, यानी कि इंडियंस जो है वो आर्म्स नहीं रख पाएंगे अब, मतलब अपने साथ हथियारों को लेके आवागमन नहीं कर पाएंगे, यानी कि हथियारों को लेके मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एग्जेम्प्ट रखा गया ब्रिटिश ऑफिशियल्स को एंड ब्रिटिशर्स को, यानी कि जो यूरोपियंस हैं, जो इंग्लिशमैन हैं, अंग्रेज़ हैं, वो आर्म्स रख सकते हैं, वो आर्म्स हथियारों को लेके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कि इंडियंस नहीं जा सकते हैं। इसने बहुत हद तक सिखों के सोशल स्ट्रक्चर को हिट किया। सिखों के जो रिलीजियस एक आइडेंटिटी है वो जुड़ी हुई है कृपान से। 5K का कॉन्सेप्ट है ना खालसा में, तो उसमें कृपान भी आता है। तो वो कृपान अब जब इंडियन आर्म्स एक्ट पास हुआ तो वहाँ से एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया।
तो एक वहाँ से एक तबका उभर के आता है विद्रोह करने वाला। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करी ICS जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज थी। एंड इंपीरियल सिविल सर्विसेज की आप देखेंगे तो रूट्स कहाँ से कनेक्टेड है, कॉर्नवालिस से। कॉर्नवालिस ने ही इंट्रोड्यूस किया था उस समय जो ये सिविल सर्विसेज थी उसको कोवेनेंट सिविल सर्विसेज कहा जाता था। और कॉर्नवालिस के बाद में फिर उसके बाद इसमें इंप्रूवमेंट कर जाते हैं। मैकॉले बोलते हैं कि इसमें हम इंडियंस को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उसके बाद फिर इंडिया फिर 1853 में मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट की शुरुआत करी जाती है। उससे पहले तो नॉमिनेशन होता था। देन इसने क्या करा, लॉर्ड लिटन ने, उस समय 21 ईयर्स मैक्सिमम एज होती थी इंपीरियल सर्विसेज में ज्वाइन होने की, रिक्रूट होने की। इसने 21 से घटा के 19 कर दिया, यानी कि 19 के बाद अगर कोई है तो वो इंपीरियल सिविल सर्विसेज में रिक्रूट नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली। ये सब चीज़ें हुई। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉर्ड लिटन के समय में, वो क्या थी, रॉयल टाइटल्स एक्ट। ये क्या था कि 1858 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद आप देखेंगे कि सारी की सारी जो इंडियन टेरिटरी थी वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ जाती है। लेकिन जो क्राउन का ऑफिशियल कोरोनेशन था, जो भारत के ताज से, हिंद के ताज से जो सजाया गया, वो सजाया गया रॉयल टाइटल एक्ट के द्वारा। उसी के तहत जो क्वीन विक्टोरिया थी उनको कैसर हिंद की उपाधि दी जाती है, यानी कि जो एम्प्रेस ऑफ इंडिया, और इंडिया के ताज से उनको सम्मानित किया जाता है। एंड इसके लिए बहुत ही बड़ा एक भव्य आयोजन रखा जाता है, दरबार आयोजित किया जाता है और बहुत ही खर्चे किए जाते हैं रेड फोर्ट में। और ये खर्चे उस वक्त किए जा रहे थे जब ये 1876 और 1878 का ये ग्रेट फेमिन आता साउथ इंडिया में, लोग भूखे मर रहे हैं। एंड इस समय ये भव्य आयोजन हो रहा है इस जो ये उपलब्धि है उसको कोमेमोरेट करने के लिए कि विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि मिली है। विक्टोरिया अब जो इंडिया है उसकी जो एम्प्रेस है, ऑफिशियल एम्प्रेस, उस समय तक सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब आया तब तो ये सबको पता था कि क्राउन के अंदर आ गई है, लेकिन मतलब इंडियन टेरिटरी साड़ी की साड़ी क्राउन के अंदर आ गई है। लेकिन जो 1876 के बाद जो रॉयल टाइटल एक्ट पास होता है तो उसमें क्या करा गया कि क्वीन विक्टोरिया को ऑफिशियली एम्प्रेस घोषित कर दिया गया कि यहाँ की वो क्वीन है, कैसर हिंद की उपाधि मिलती है। एंड उसको बहुत ही भव्य कोमोडेट किया जाता है, बहुत ही सेलिब्रेट किया जाता है। और उस समय जब वो फेमिन चल रहा था साउथ इंडिया में, बहुत सारे लोग भूख से मर रहे हैं और इसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होती है, हालांकि बाद में फेमिन कमीशन बनाया जाता है। तो ये सब हमने देखा लॉर्ड लिटन के समय में। और जो 2-3 गवर्नर जनरल यहाँ पे वाइसराइज यहाँ पे यहाँ पे मेंशन्ड है। तो लॉर्ड मायो के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई थी वो था, पहली बार हमने सेंसस कराया था 1872 में। तो लॉर्ड मेयो के टाइम में ही हुआ था पहली बार इंडिया का सेंसस। हालांकि जो रेगुलर सेंसस का शुरुआत होता है वो 1881 से होता है, वो लॉर्ड रिपन के समय से होता है। पहली बार लॉर्ड मेयो के टाइम में सेंसस हुआ था ऑफिशियली, क्योंकि इनकी जो स्टैटिस्टिक्स की तरफ रुचि थी वो बहुत ज़्यादा थी। लॉर्ड कैनिंग हमारे पहले लास्ट गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय होंगे। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आएगा। इन्हीं के समय में आप देखेंगे कि 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना करी जाएगी, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटी। सो एंड जो यहाँ पे 1-2 ऑप्शन में बच गए थे। लॉर्ड मिंटो के समय में क्या आता है, 2 लॉर्ड मिंटो बेसिकली। पहले जो लॉर्ड मिंटो उसके समय में ट्रीटी करते हैं रणजीत सिंह के साथ, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। एंड दूसरे और पहले लॉर्ड मिंटो के समय में चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है, यानी कि उसी समय चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो था लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय आया था, जिसमें कि मोनोपोली हमने छीन ली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इस इंडियन टेरिटरी में ट्रेड करने की। और जो बाकी की मोनोपोली थी चाइना में ट्रेड करने की, वो हमने 1833 के चार्टर एक्ट में छीन ली विलियम बेंटिक के समय में। नेक्स्ट अलेक्जेंडर बर्न्स कौन थे, ये आप कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल थे या स्पियोनाज भी कह लें, जासूस भी कह ले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अफगानिस्तान में जाते हैं, अफगानिस्तान के क्राइसिस को समझते हैं, वहाँ पे पूरी की पूरी पॉलिटिकल इक्वेशन को डिकोड करते हैं, क्या सिचुएशन, और उसके बाद प्लानिंग में बहुत मदद मिलती है अफगान वॉर्स के दौरान। तो इनका एक बहुत ही बड़ा योगदान है अफगान वॉर्स में अलेक्जेंडर बर्न्स का। और इनका एक बुक भी है ट्रैवल टू बुखारा वाली, तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सेलर बनी थी जब पब्लिश किया गया था इसको। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में तो सबको ही जानते हैं, कर्नाटिक वॉर्स के हीरो, बैटल ऑफ प्लासी के हीरो, बैटल ऑफ बक्सर के हीरो, दीवानी राइट्स को नेगोशिएट करने वाले, डुअल गवर्नमेंट लाने वाले। डुअल गवर्नमेंट मतलब जो साड़ी की साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बंगाल के नवाब के ऊपर। दीवानी राइट्स मिलने के बाद क्या किया गया, नवाब को साड़ी की साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। निजामत की फंक्शन आपके पास है, सिविल और जितनी भी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सब आप देखें। बाकी पैसे से रिलेटेड मैटर, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर हम देखेंगे। यानी कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पास है, पैसा का सारा मेरे पास है, अथॉरिटी साड़ी की साड़ी रॉबर्ट क्लाइव के पास है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी साड़ी की साड़ी नवाब ऑफ बंगाल के पास है। कैप्टन स्लीमैन हमने देखा ही था कैसे ठगीज को ऑपरेट करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनको कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया गया था कि आपको जिम्मा दिया जाता है कि आप ठगी को पूरी तरह से सप्रेस करें। सो दैट्स इट इन दिस लेसन। होप यू हैव एंजॉयड इट। थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन दैट इज़ वर्थ इट आई थिंक। होप यू हैव एंजॉयड इट, एंड इफ यू हैव एंजॉयड देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन बटन। एंड मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।